नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम जिस खजाने को खंगालने वाले हैं वो है एपिक्टेटस की एनकिरीडियन या मैनुअल। हाँ, जॉर्ज लॉन्ग का अनुवाद। सोचिए, करीब 2000 साल पहले लिखी गई एक छोटी सी किताब बिल्कुल। जो असल में एक गुलाम से दार्शनिक बने इंसान के विचारों का निचोड़ है। और यही बात इसे खास बनाती है। हाँ, ये स्टोइक दर्शन की एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसका मकसद है हमें अंदरूनी शांति और मजबूती देना। सही कहा, रेजिलियंस। तो आज हमारा मिशन है इस पुरानी समझ से वो जरूरी बातें और नुस्खे निकालना जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे काम आ सकें। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि एपिक्टेटस कोई महलों में बैठकर लिखने वाले दार्शनिक नहीं थे। सही। उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव खुद झेले थे, गुलामी देखी थी। हाँ, शायद इसीलिए उनकी बातें आज भी इतनी सच्ची और असरदार लगती हैं। बिल्कुल। स्टोइक सोच का सार यही है, दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद पर, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करो। एनकिरीडियन का मतलब ही है हाथ में रखने वाली किताब या छोटी छुरी, मतलब मुश्किल हालात से निपटने का एक औजार। सही कहा, एक औजार। तो चलिए इस औजार का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पुर्जा देखते हैं, जिसे कहते हैं कंट्रोल का विभाजन, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। हाँ, ये पहले ही सेक्शन में मिलता है। एपिक्टेटस कहते हैं कि जिंदगी में बस दो तरह की चीजें हैं, एक वो जो हमारे बस में है और दूसरी वो जो हमारे बस में बिल्कुल नहीं है। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में आसान है, पर इसे सच में जीना वही असली खेल है। अच्छा। एपिक्टेटस साफ बताते हैं हमारे बस में क्या है, हमारी राय, हमारी इच्छाएं, हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है। मतलब हमारे अपने दिमागी और इरादे वाले काम। हाँ, एग्जैक्टली। ये चीजें अंदर से आजाद हैं, इन पर किसी और का जोर नहीं चलता। ठीक है, पर हमारे बस में क्या नहीं है? बहुत कुछ। हमारा शरीर कब बीमार पड़ जाए, कैसा दिखे। हाँ, ये तो है। हमारी जायदाद आज है, कल नहीं। हमारी इज्जत या शोहरत, ये तो पूरी तरह दूसरों पे निर्भर करती है। सही बात। हमारा पद या नौकरी, और सबसे बड़ा दूसरों के काम, उनकी सोच, उनका बर्ताव। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है जो कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। ये सब चीजें एपिक्टेटस के हिसाब से कमजोर हैं, गुलाम हैं और हमेशा बाहरी ताकतों के अधीन रहती हैं। और यहीं पर सारा फर्क पड़ता है शायद। हाँ, यहीं पर। अगर हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में हैं ही नहीं, जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारी तारीफ करें या मौसम हमेशा अच्छा रहे, तो नतीजा क्या होगा? निराशा, गुस्सा। बिल्कुल, निराशा, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और दूसरों को या किस्मत को कोसना। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन एपिक्टेटस कहते हैं अगर हम सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो सच में हमारा है, हमारी सोच, हमारे फैसले जो हमारे कंट्रोल में है, हाँ, और बाकी सब चीजों को वैसा ही स्वीकार करें जैसी वो है, तो हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। हम किसी को दोष नहीं देंगे और हमें कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा। मतलब हमारी ज्यादातर परेशानियां असल में उन चीजों से जुड़ी हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अरे हाँ, ये समझ आ जाए तो आधी लड़ाई तो वहीं खत्म। ये तो सच में दिमाग खोलने वाली बात है। और एपिक्टेटस इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप भी देते हैं। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल या परेशान करने वाली बात सामने आए तो तुरंत रुको और खुद से कहो तुम सिर्फ एक बाहरी दिखावा हो, जरूरी नहीं कि तुम वही हो जो दिख रहे हो। मतलब रियलिटी चेक। हाँ, फिर उसे अपनी कसौटी पर कसो, खासकर इस पहले नियम पर, क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं। और अगर नहीं तो फौरन कहो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वाह, एक तरह का मेंटल फिल्टर है ना? बिल्कुल, एक मेंटल फिल्टर जो हमें अपनी एनर्जी सही जगह लगाने में मदद करता है। कहाँ? यानी हमारे अपने विचारों और कामों पर, फालतू की चीजों पर दिमाग खपाने से बचाता है। सही है। ठीक है, तो अगर कंट्रोल वाली बात समझ आ गई तो इसका सीधा असर हमारी इच्छाओं और हम किन चीजों से बचना चाहते हैं उस पर भी पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल पड़ता है। सेक्शन 2, 8 और 14 इसी बारे में है। हाँ, एपिक्टेटस कहते हैं इच्छा मतलब कुछ पाने की उम्मीद, और विकर्षण या बचना मतलब किसी चीज से दूर रहने की उम्मीद। और यहाँ भी वही कंट्रोल का नियम लागू होता है। कैसे? जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो दुखी होता है। हाँ, और जो उस चीज में फंस जाता है जिससे वो बचना चाहता था वो भी दुखी होता है। अच्छा। इसलिए एपिक्टेटस एक बहुत ही कह सकते हैं रेडिकल सी सलाह देते हैं। क्या सलाह है? वो कहते हैं उन चीजों से बचने की कोशिश ही छोड़ दो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, मौत, गरीबी। अरे, इनसे कैसे ना बचें? उनका मतलब है
इनसे बचने की कोशिश में जो चिंता और दुख होता है उसे छोड़ दो, क्योंकि ये चीजें होकर रहेंगी। इनसे लड़ने में एनर्जी वेस्ट मत करो। वो तो मतलब मानसिक तौर पर इनसे लड़ना छोड़ दे? हाँ, इनसे बचने की कोशिश करोगे तो दुखी ही होगे। हाँ, उन चीजों से जरूर बचो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं और गलत हैं, जैसे बेईमानी करना, किसी को धोखा देना। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर इच्छाओं का क्या करें? वहां भी वही लॉजिक। एपिक्टेटस कहते हैं, फिलहाल के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी तरह खत्म कर दो, या कम से कम बहुत कम कर दो। खत्म कर दे? ये कैसे मुमकिन है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, इच्छाएं खत्म कर दें। हाँ, ये कठोर लगता है, लेकिन उनका मतलब समझो। वो कह रहे हैं कि अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर टिकाना बंद कर दो। अच्छा, मतलब खुशी का सोर्स बाहरी ना हो। बिल्कुल। अगर खुशी अंदर से आएगी, अपनी सोच से, तो बाहरी चीजें मिले या ना मिले, तुम शांत रहोगे। इसी से जुड़ा है सेक्शन 8 का विचार। ये मत चाहो कि चीजें वैसी हों जैसी तुम चाहते हो, बल्कि ये चाहो कि चीजें वैसी हों जैसी वे असल में हो रही हैं। वाह, ये तो तब तुम्हारी जिंदगी शांति से बहेगी। ये असल में यथार्थ को, रियलिटी को स्वीकार करने की बात है। जैसी है वैसी ही। हाँ, और सेक्शन 14 इसे आजादी से जोड़ता है। जो सच में आजाद होना चाहता है, उसे उन चीजों की इच्छा या उनसे परहेज नहीं करना चाहिए जो दूसरों पर निर्भर हैं। वरना वो हमेशा दूसरों का गुलाम ही रहेगा, अपनी खुशी के लिए दूसरों का मुंह ताकेगा। ये हमें अगले बड़े आइडिया पर लाता है, हमारी धारणाएं बनाम हकीकत। ओपिनियंस वर्सेस रियलिटी, ये स्टोइक सोच की नींव है। सेक्शन 5, 16, 20 और 42 इस पर जोर देते हैं। एपिक्टेटस का एक मशहूर कथन है, इंसान चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि चीजों के बारे में अपनी राय, अपने विचारों से परेशान होते हैं। हाँ, ये वाला आइडिया कमाल का है ना? कोई भी घटना अपने आप में अच्छी और बुरी नहीं होती, हमारा दिमाग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। जैसे सेक्शन वी में मौत का उदाहरण है। मौत अपने आप में डरावनी नहीं है। अगर होती तो सुकरात जैसे ज्ञानी भी डरते। डरावनी चीज क्या है? मौत के बारे में हमारा ये पक्का यकीन कि ये बहुत भयानक है, वो राय डरावनी है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम परेशान हो, दुखी हो या हमें लगे कि कोई रुकावट आ गई है, तो हमें दूसरों को या हालात को दोष देने के बजाय अपनी सोच को देखना चाहिए। बिल्कुल। एपिक्टेटस कहते हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कैसे? जो एकदम नासमझ है, वो अपनी मुसीबतों के लिए दूसरों को कोसता है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। जिसने सीखना शुरू किया है, वो खुद को कोसता है। अच्छा, खुद को दोष देना। हाँ, और जो सीख चुका है, वो न किसी और को कोसता है न खुद को। तो फिर वो क्या करता है? वो बस अपनी सोच को ठीक करता है, अपनी राय को एडजस्ट करता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने जैसा है। हाँ, ये तो है। सेक्शन XV में एक और दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, वो रोने वाला। हाँ, मान लीजिए आप किसी को रोते हुए देखते हैं। शायद उसका बच्चा दूर चला गया या उसे कोई नुकसान हो गया। एपिक्टेटस कहते हैं, सावधान रहो। क्यों? ऐसा ना हो कि तुम भी ये मान बैठो कि वो बाहरी चीजों की वजह से दुखी है। अपने मन में तुरंत फर्क करो, इसे वो घटना दुखी नहीं कर रही, बल्कि उस घटना के बारे में इसकी राय इसे दुखी कर रही है। अच्छा। सहानुभूति दिखाओ, दिलासा दो, शायद उसके साथ थोड़ी देर उदास भी हो जाओ, लेकिन अंदर से उसकी राय को अपना मत बनाओ। अंदर से दुखी मत हो। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? हमदर्दी दिखाना तो स्वाभाविक है। मुश्किल तो है, क्योंकि हमदर्दी दिखाना इंसान का स्वभाव है। हाँ। लेकिन एपिक्टेटस का पॉइंट है कि सच्ची मदद बाहरी हमदर्दी से ज्यादा अंदरूनी मजबूती बनाए रखने में है। मतलब? अगर मैं डूब गए तो किसी की मदद कैसे करेंगे? अंदर से शांत और स्थिर रहना जरूरी है। अच्छा। सेक्शन X भी यही कहता है, याद रखो कोई तुम्हें गाली देकर या मारकर तुम्हारा अपमान नहीं करता। तो फिर अपमान कब होता है? अपमान तब होता है जब तुम ये मान लेते हो कि अपमानजनक है। तुम्हारी राय ही अपमान बनाती है। ओहो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो समझो कि ये तुम्हारी अपनी राय है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है। हाँ, ये कनेक्ट हो रहा है। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लो। अगर तुम रुककर सोचोगे तो खुद पर काबू पाना आसान हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल एडवाइस है। और सेक्शन XL2 कहता है कि अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे उसकी गलतफहमी का नतीजा समझो। गलतफहमी? हाँ, वो बेचारा धोखे में है इसलिए ऐसा कर रहा है, दया का पात्र है, गुस्से का नहीं। ये नजरिया अपनाना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, पर शांति इसी में है। ये सारे नुस्खे असल में बाहरी चीजों से निपटने के तरीके हैं।
एनकरेडियन में ऐसी बहुत सी सलाह भरी पड़ी है। हाँ, प्रैक्टिकल विजडम है पूरी किताब। कुछ और उदाहरण हैं जो मुझे काफी दिलचस्प लगे। जैसे सेक्शन 3 में वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मिट्टी का कोई बर्तन पसंद है तो याद रखो कि वो मिट्टी का है, ताकि जब वो टूट जाए तो तुम परेशान ना हो। सही। और अगर तुम अपने बच्चे या पत्नी को प्यार करते हो तो याद रखो कि वो एक इंसान है, नश्वर। हाँ, ये थोड़ा कठोर लगता है सुनने में। हाँ, ताकि जब वो तुमसे दूर हो या उनकी मृत्यु हो जाए तो तुम टूट ना जाओ। ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? कठोर लग सकता है, लेकिन इसका मकसद हमें सच्चाई याद दिलाना है कि हर चीज नश्वर है। यह हमें पत्थर दिल बनने को नहीं कह रहा। तो फिर क्या कह रहा है? बल्कि यथार्थ को स्वीकार करने की हिम्मत दे रहा है, ताकि जब कुछ अनहोनी हो तो हम पूरी तरह बिखर न जाएं। अच्छा, प्रिपेयर्डनेस की तरह। हाँ, एक तरह से। इसी तरह सेक्शन 11 में वो कहते हैं कि कभी मत कहो मैंने ये खो दिया। तो क्या कहें? बल्कि कहो मैंने इसे वापस कर दिया है। वापस कर दिया? किसको? जिसने दिया था, यूनिवर्स को, प्रकृति को। बच्चा हो, पत्नी हो या कोई सामान। समझो कि ये तुम्हें कुछ समय के लिए उधार मिले थे। उधार? हाँ, जैसे कोई मुसाफिर सराय इस्तेमाल करता है। जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, तुम्हें इससे क्या। जब तक तुम्हारे पास है उसकी देखभाल करो, लेकिन ऐसे जैसे वो किसी और की अमानत हो। ये नजरिया अपनाने में तो काफी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस है ये। अच्छा, फिर मान सम्मान, पद और दूसरों की सफलता का क्या? अक्सर हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं या दूसरों से जलते हैं। हाँ, और एपिक्टेटस इस पर भी सीधी चोट करते हैं। सेक्शन 6 में वो घोड़े का उदाहरण देते हैं। घोड़े का? हाँ, अगर घोड़ा अपनी सुंदरता पर इतराए तो ठीक है, लेकिन जब तुम इतराते हो कि मेरे पास एक सुंदर घोड़ा है, तो तुम घोड़े की अच्छाई पर इतरा रहे हो, अपनी नहीं। अरे हाँ, तुम्हारी अपनी खूबी क्या है? तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया। सही। तो जब तुम्हारी सोच सही हो तब इतराओ। अच्छा। इसी तरह सेक्शन 19 कहता है कि किसी को ऊंचे पद पर या बहुत अमीर देखकर उसे सुखी मत मान लो। क्यों? हो सकता है वो सुखी हो सकता है, पर उसकी खुशी उन बाहरी चीजों की वजह से नहीं है। अगर असली खुशी हमारे अंदर है, हमारे कंट्रोल में है, तो फिर जलन या ईर्ष्या की कोई जगह ही नहीं। उन बाहरी चीजों की चाहत ही छोड़ दो जो हमारे बस में नहीं है। जनरल या अमीर बनने की जगह एक आजाद इंसान बनने की सोचो। और आजादी कैसे मिलेगी? आजादी का रास्ता यही है, बाहरी चीजों की परवाह कम करना। और सेक्शन 24 ये कहता है कि इस बात की चिंता मत करो कि मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, ये सेल्फ पेटी वाली फीलिंग। अगर मान सम्मान ना मिलना बुराई है, तो कोई दूसरा तुम्हें बुराई में कैसे डाल सकता है? क्या बड़ा पद पाना या दावत में बुलाया जाना तुम्हारा काम है? नहीं, वो तो दूसरों पर निर्भर है। बिल्कुल। तो फिर ये बेइज्जती कैसे हुई? तुम कुछ भी नहीं कैसे हो सकते जब तुम उन चीजों में सबसे बेहतर बन सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है? जैसे कि? यानी एक ईमानदार, समझदार इंसान बनना। देश की सेवा सिर्फ पैसे या पद से नहीं होती, एक अच्छा नागरिक बनकर भी होती है। क्या बात है, ये तो पर्सपेक्टिव बदल देता है पूरा, है ना? और सेक्शन 25 तो और भी मजेदार है। हर चीज की कीमत होती है। कीमत मतलब? अगर तुम्हें किसी पार्टी में खास तवज्जो नहीं मिलती तो दुखी मत हो, इन चीजों की कीमत होती है। शायद चापलूसी करना या किसी के आगे पीछे घूमना। हाँ, सही है। अगर तुम बिना कीमत चुकाए वो चीजें चाहते हो तो तुम लालची और बेवकूफ हो। उदाहरण? जैसे सब्जी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर कोई पैसे देकर सब्जी ले लेता है और तुम पैसे नहीं देते और तुम्हें सब्जी नहीं मिलती, तो ये मत सोचो कि तुम्हें कम मिला। तो क्या सोचें? उसके पास सब्जी है तो तुम्हारे पास वो पैसे हैं जो तुमने खर्च नहीं किए। फेयर डील है ना? ये तो एकदम व्यापार वाला हिसाब हो गया, बड़ा प्रैक्टिकल है। स्टोइसिज्म है ही बहुत प्रैक्टिकल। तो बाहरी चीजों से निपटने के लिए कुछ जरूरी बातें थीं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एपिक्टेटस इस पर बहुत जोर देते हैं कि दर्शन को जीना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीने का तरीका है, एक्शन में लाना पड़ता है। कैसे? सेक्शन X कहता है कि हर मौके पर देखो कि तुम्हारे पास उससे निपटने की कौन सी ताकत है। मतलब? कोई खूबसूरत चीज देखो तो संयम की ताकत इस्तेमाल करो। दर्द हो तो सहनशीलता दिखाओ। कोई बुरा भला कहे तो धीरज रखो। अच्छा, हर सिचुएशन एक प्रैक्टिस का मौका है। एग्जैक्टली। अगर तुम ऐसी आदत डाल लोगे तो बाहरी चीजें तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, तुम कंट्रोल में रहोगे। और सेक्शन 22 हमें मजाक उड़ाए जाने के लिए भी तैयार रहने को कहता है। हाँ, ये भी जरूरी है। अगर तुम सच में समझदारी का रास्ता अपनाते हो तो तैयार रहो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ताने कसेंगे। देखो जी, ये तो बड़े फिलोसोफर बन गए। हाँ, लेकिन
तुम अकड़ मत दिखाना, बस उस रास्ते पर चलते रहो जो तुम्हें सही लगता है। मानो भगवान ने तुम्हें इसी काम के लिए चुना है। और टिके रहना है। और याद रखो, अगर तुम टिके रहे तो जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। सही। लेकिन अगर तुम उनकी बातों में आकर रास्ता छोड़ दोगे तो दुगनी हंसी के पात्र बनोगे। ये हिम्मत और अपने उसूलों पर टिके रहने की बात है। दूसरों की राय की चिंता किए बिना अपना रास्ता चुनना मुश्किल है पर जरूरी है। और सेक्शन 29 तो काम शुरू करने से पहले सोचने की सलाह देता है, ओलंपिक चैंपियन बनने वाले का उदाहरण देकर। अच्छा, वो क्या है? कोई भी बड़ा काम करने से पहले सोचो कि इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मुश्किलें आएंगी, ट्रेनिंग, डाइट, चोट का डर, हार का डर, सब कुछ। हाँ, सब सोच समझकर मैदान में उतरो, वरना ऐसा होगा कि कभी पहलवान बन गए, कभी गायक, कभी तलवारबाज। बिना सोचे समझे बस भूमिकाएं बदलते रहो। फोकस की कमी। बिल्कुल। पहले तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपनी अंदरूनी समझ को बेहतर बनाना चाहते हो या बाहरी चीजों के पीछे भागना चाहते हो। दोनों एक साथ आसानी से नहीं मिलते, एक चुनना पड़ेगा। ये तो बड़ी बात कह दी। तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं, कुछ तरक्की कर रहे हैं? क्या इसके कोई संकेत हैं? बिल्कुल, सेक्शन XL8 इसी के बारे में है। और ये संकेत बाहरी दिखावे वाले नहीं हैं। तो फिर कैसे हैं? अंदरूनी बदलाव वाले हैं। जैसे कि? जो इंसान तरक्की कर रहा है वो किसी की बुराई नहीं करता, बेवजह तारीफ नहीं करता, किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। वो ये जताता नहीं फिरता कि मैं कितना ज्ञानी या कितना जरूरी हूँ। मतलब अहंकार कम होता है। हाँ। अगर कोई रुकावट आती है तो खुद को जिम्मेदार ठहराता है, अपनी सोच को देखता है। दूसरों को ब्लेम नहीं करता। नहीं। कोई तारीफ करे तो मन ही मन हंसता है, कोई बुराई करे तो सफाई देने नहीं दौड़ता। डिफेंसिव नहीं होता। बिल्कुल। उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं और वो सिर्फ उन गलत चीजों से बचने पर ध्यान देता है जो उसके कंट्रोल में है। यानी अपने कर्मों पर। हाँ, वो हर चीज में संयम बरतता है। लोग उसे बेवकूफ या अनजान समझें, उसे परवाह नहीं होती। परवाह नहीं होती। नहीं, क्योंकि उसे पता है कि असली चीज अंदर है। संक्षेप में, वो खुद पर एक दुश्मन की तरह नजर रखता है, अपनी कमजोरियों पर, अपनी आदतों पर। ये तो कड़ी निगरानी हुई खुद पर। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन। और मुझे वो भेड़ वाला उदाहरण सेक्शन XL बहुत पसंद आया। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। भेड़ें घास खाकर चरवाहे को उल्टी करके ये नहीं दिखाती कि उन्होंने कितना खाया है। सही। वो उसे अंदर पचाकर बाहर ऊन और दूध देती हैं। वैसे ही समझदार इंसान अपने सिद्धांत लोगों को सुनाता नहीं फिरता, शो ऑफ नहीं करता। हाँ, बल्कि उन्हें पचाकर अपने कामों से दिखाता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या बात है, करके दिखाओ, सिर्फ बातें मत बनाओ, यही सार है। बिल्कुल। और अंत में सेक्शन L तो जैसे एक सीधी ललकार है, एक कॉल टू एक्शन। हाँ, वो तो बहुत पावरफुल है। एपिक्टेटस कहते हैं, अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। सीधी बात। टालम टोल बंद करो, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करो। आज ही तय करो कि तुम एक समझदार और बेहतर इंसान की तरह जियोगे। आज ही। हाँ, अभी। जो तुम्हें सबसे सही लगे उसे अपना अटूट कानून बना लो। अपने लिए नियम। याद रखो, मुकाबला अभी है, ओलंपिक खेल अभी चल रहे हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता। जिंदगी ही ओलंपिक है। हाँ, एक हार या एक कदम पीछे हटने से तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा सकती है या बनी रह सकती है। हर पल मायने रखता है। बिल्कुल। सुकरात ऐसे ही महान बने, हर चीज में खुद को सुधारा, सिर्फ तर्क की सुनी। तुम भले भी सुकरात नहीं हो, पर तुम्हें ऐसे जीना चाहिए जैसे तुम सुकरात बनना चाहते हो। वाह, ये तो सच में झकझोर देने वाली बात है, एक तरह से मोटिवेशन भी है। बहुत ज्यादा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे लिए तो ये कुछ बातें हैं। पहली, इस बात की साफ समझ कि क्या हमारे बस में है और क्या नहीं। बिल्कुल, वो विभाजन। दूसरी, हमारी भावनाएं हमारी सोच से बनती हैं, घटनाओं से नहीं। राय का महत्व। हाँ, धारणाएं। तीसरी, बाहरी चीजों, पैसा, शोहरत, दूसरों के काम से बहुत ज्यादा जुड़ाव न रखना, डिटैचमेंट। अनासक्ति। हाँ। और चौथी और सबसे जरूरी, इन बातों को सिर्फ जानना नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में लाना, अभ्यास। एकदम सही। यही वो खंबे हैं जिन पर मन की शांति और मजबूती की इमारत खड़ी हो सकती है। जानना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। हाँ, जरूर। एपिक्टेटस सेक्शन 38 में कहते हैं कि हमें अपने शासक संकाय यानी अपनी सोचने, समझने और फैसला करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। रूलिंग फैकल्टी। हाँ, रूलिंग फैकल्टी। ठीक वैसे ही जैसे हम चलते हुए कील पर पैर रखने या पैर मोड़ने से बचते हैं। तो सवाल ये है, आज की इस तेज रफ्तार भटकावों से भरी दुनिया में, जहां बाहरी चीजों का लालच इतना ज्यादा है,
हम अपनी इस अंदरूनी निर्णय लेने की क्षमता को, इस रूलिंग फैकल्टी को कैसे बचाकर रख सकते हैं, इसकी हिफाजत कैसे करें? इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। आज के डिस्ट्रैक्शन वाले जमाने में ये और भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल। एपिक्टेटस के एनकेरिडियन पर इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सदियों पुरानी समझ आपकी जिंदगी में भी कुछ शांति और स्पष्टता लाने में मददगार होगी।